हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टॉपिक। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। आप अभी जो देख रहे हो इस कोर्स में, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी द बेसिक्स। यहाँ पे मैं आपको बहुत एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला। इट्स अ बेसिक्स। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 11 12 स्टैंडर्ड में ढंग से पढ़ाई नहीं करी होती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनके बेसिक्स बड़े कमजोर होते हैं। तो आने वाले टाइम में जब हम आपका ऑर्गेनिक का सेशन स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होगा, जो भी आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जब ऑर्गेनिक के लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट करे, जब वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैम बीएससी के या एमएससी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपके अगर बेसिक्स पहले से थोड़े मजबूत हो, थोड़े स्ट्रांग हो, तो उस चैप्टर पे ग्रिप कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो कुछ जिम्मेदारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं होगा, ज्यादा वीडियोस नहीं आएंगे, बहुत लिमिटेड चीजें होंगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपको आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिप बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सीधे के सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो हमने इंस्टाग्राम पे एक मीम शेयर किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन, इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन एंड इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा आपको हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखेंगे। इसके अलावा भी और कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपको एलिमेंट नाइट्रोजन दिखेगा बहुत सारी जगहों पे, आपको बहुत सारी जगहों पे फॉस्फर भी दिखेगा। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इसको ड्यूटेरियम के साथ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, दिस इज ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट होते हैं जो आपको हर जगह दिखने वाले। अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात स्टार्ट करते हो, तो लोगों के दिमाग में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, इज ऑल अबाउट नेम रिएक्शन मैकेनिज्म। जी हाँ, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है, जिसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो स्टार्ट होती है जब आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पता, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता, अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होती हैं, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी कमजोर हो सकती है। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेसिक्स क्रिएट करेगा। ना हम सबको पता है, अगर हम एटम की बात करें, आपने बचपन से शायद 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। हमारा जो एटम का सबसे फेमस मॉडल जो होता है, वो है बोहर्स मॉडल। और हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय भी सबसे ज्यादा जरूरत जो पढ़ने वाली है, वो बोहर्स मॉडल की ही पढ़ने वाली है। इवन दो हम क्वांटम मॉडल पर भी जाएंगे, जहां पे हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो एटम के दो मॉडल हैं, एक हमारा जो क्लासिकल मॉडल होता है, जो बोहर्स मॉडल होता है, हम बोहर्स मॉडल की बात करेंगे, बोहर्स मॉडल। और दूसरा जो हमारे पास क्वांटम मॉडल होता है, थोड़ी देर के बाद हम क्वांटम मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। नाउ हमारे बोहर्स मॉडल के हिसाब से हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके अलावा हमारे पास इस तरीके से कुछ शेल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर शेल्स विच आर प्रेजेंट लाइक दिस। अब शेल का हमने नंबर दिया हुआ है n=1, शेल का नंबर दिया हुआ है n=2, n=3, n=4। और हमने इनके नाम भी रखे हुए, जैसे हम इसको हम कहते हैं के शेल, इसको हम कहते हैं एल शेल, इसको हम कहते हैं एम, और इसको हम कहते हैं एन। तो के एल एम एन, ये हमारे शेल्स के नाम होते हैं। अब के एल एम एन ही क्यों आया, ए बी सी डी क्यों नहीं आया, पी क्यू आर एस क्यों नहीं आया, ये सब जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा क्यों, कहाँ कहाँ से ये सब नाम आए, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। जैसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n²। जहां पे जो आपका ये n है, जो मैंने n लिखा है, n 1 2 3 4, इसको आप सब जानते हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसका स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर पहले शेल में देखूं, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली अगर आप 4 की वैल्यू करो, 4 का 16 होगा, 16 का 32 हो जाता है, तो चौथे हमारे पास आते हैं 32, राइट। तो 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर बनता है ना। जब क्वांटम केमिस्ट्री हमारे फील्ड में आई, जब क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस आए हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास आई, जब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी आई। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जहाँ पे आप बहुत मैटर का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ते हो। तब हमें पता चलने लगा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली एटम जो है, एटम को फर्दर और अगर आप जूम करके देखोगे, तो हमें पता चलता है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, अगर ये आपका पहला शेल है, अगर ये आपका दूसरा शेल है, तो दूसरे शेल में भी दो एनर्जी लेवल्स हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दो एनर्जी लेवल्स? देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है। आप ये बोहर्स में आप लोगों ने फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, 13.6 n² अपॉन वो समथिंग एक फॉर्मूला था बोहर्स मॉडल का। तो मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ रहते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी होगी। अब अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या दूसरे शेल में, दूसरा शेल का रिप्रेजेंट करता है दूसरे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। जैसे अगर ये मेरी रेडियस है, तो ये भी एक रेडियस है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस डिस्टेंस पे रहने वाले 8 के 8 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी? नहीं। हमारे पास एक चीज हुई थी, एक फिनोमिनन जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप लोगों ने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में आपने अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन पढ़ा था, तो वहां से हमें ये सब समझ में आने लगा कि जो एटम होता है ना, एटम का जो पहला शेल होता है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक ही एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, सेम एनर्जी होती है। लेकिन दूसरे शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एक जैसी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की। देखो आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डो नॉट राइट एनीथिंग राइट नाउ, आप सिर्फ लेक्चर को सुनो पहले ध्यान से। आपको ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैं देखो इरेज की एक भी चीज नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में इस वीडियो के बाद आपको नीचे देखना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से आराम से, बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद आराम से बैठना, शांति से रिलैक्स होके, और फिर आपको जो लगता है सही है, जो आपको लिखना चाहिए, आप वो लिख सकते हो। और पीडीएफ आप अपने पास मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोडिंग का, वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकते पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑप्शन हमने आप लोगों को दिया। तो यहाँ पे ना हमको समझ में आया कि 2 अलग अलग एनर्जी लेवल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक होती है और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक होती है। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कम होती है। यहाँ पर भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी सेम थी। जब तीसरे शेल पे गए तो हमें पता चला तीसरे शेल में 3 एनर्जी लेवल्स हैं। देर आर 3 एनर्जी लेवल्स, यानी वो जो 8 आपके 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी थी, और 10 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी थी। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि नेचर ने एटम के अंदर कितने ब्यूटीफुली अपने आप को अरेंज किया है। हमेशा किसी भी शेल में अगर जाओगे तो स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी होती है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी होती है, फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी होती है। अब आप चौथे शेल में चले जाओ, तो चौथे शेल में आपको जाके देखोगे पहला 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी होगी। दिस लाइन, ये लाइन वैसे तो शेल रिप्रेजेंट कर रही है, ये शेल रिप्रेजेंट कर रही है, पर मैं 3 लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ यूं समझ सकते हो 3, एक इस पूरे कंबाइन को, इस पूरी एक चीज को आप अगर शेल कहते हो, इसको अगर आप शेल कहते हो, तो जो इंडिविजुअल है इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे सब शेल। क्या कहोगे, सब शेल। तो एक एनर्जी लेवल, इंडिविजुअल एनर्जी लेवल को आप सब शेल कहते हो, और ग्रुप में कलेक्टिव तरीके से उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो शेल। तो ये कौन सा शेल है, के, एल, एम, एन, मतलब एम शेल में 3 सब शेल होते हैं। कौन से सब शेल होते हैं, अब हम उनका नाम थोड़ी देर के बाद रखते हैं, ठीक है। आपको नाम पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यूं मत नहीं। तो पहला यहाँ पे सब शेल आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। नेचर ने कितना ब्यूटीफुली किया है कि अगले 6 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ सेम आएंगे, फिर से आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इस बार अगले शेल में यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुल मिला के चेक कर लेना, आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। तो ये हमारा तरीका हो गया, इस तरीके से नेचर ने अपने आप को अरेंज किया यहाँ पे। अब देखो नाम रखने की बारी आई। तो देखो इस शेल का नाम तो के है, पर उस के शेल में एक ही सब शेल है। तो अब हमने देख लिया ना, शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होता है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रख देंगे एस। तो वही शेल है, एक ही शेल है, वही सब शेल है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एल, इन दोनों को क्या कहते हैं, एल। लेकिन इसमें इसको नाम रख देंगे एस, इसका नाम रख देंगे पी। इन तीनों को मिला के, अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ इस लाइन को, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं एम, पर इसका नाम हो जाएगा एस, इसका नाम हो जाएगा पी, इसका नाम हो जाएगा डी। इन चारों को मिला के हम कहेंगे एन, लेकिन इसका नाम एस, इसका नाम पी, इसका नाम डी, इसका नाम एफ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, क्योंकि सारे एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेम एनर्जी के हैं। तो इसको हम कह देंगे 1s, इसको कह देंगे 2s, इसको कह देंगे 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो इस तरीके से हमारे पास शेल और शेल के अंदर सब शेल के बारे में हमें पता चला। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सर देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस के अंदर कितने जाते हैं, एस सब शेल है, एस सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पी सब शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एस सब शेल है जिसमें 2 होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एस के अंदर जाते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने जाते हैं, पी में हमारे पास जाते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं, वहां हमारे पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया। अब सीधे कि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर या वो सब पे नहीं जाना चाहता। फिलहाल यहाँ तक की चीजें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। ना एक अगला क्वेश्चन आता है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे पी के हम 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, हमारे पास एक अलग अप्रोच आता है, उस अप्रोच को कहा जाता है क्वांटम अप्रोच। अब क्वांटम अप्रोच में और क्लासिकल अप्रोच में क्या फर्क है। सी अगर मैं क्वांटम अप्रोच की बात करूं, कि सबसे पहले क्लासिकल की बात करते हैं। क्लासिकल यानी जो नॉर्मल केमिस्ट्री के लोग अब तक पढ़ते आए थे, जो न्यूटन को मानने वाले थे, तो क्लासिकल अप्रोच जो होता है
क्लासिकल अप्रोच वो क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, और वो एक जगह पे कन्फाइंड होता है। जैसे जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये स्टाइलस है, तो ये एक जगह पे कन्फाइंड है, मैं उसको देख सकता हूँ, मुझे पता है सारा का सारा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो सारा का सारा चार्ज एक जगह कन्फाइंड होता है और हम उसको देख सकते हैं। और उस नॉट ओनली कन्फाइंड होता है, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि एक स्फीयर है और इसके अंदर सारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसके अंदर एक जगह पे कलेक्टिवली जैसे एक बॉल की तरह, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी जगह पे स्पिन कर रहा होता है इस तरीके से, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है, या तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। ये हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है। अब अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो ऊपर की तरफ हो जाता है साउथ पोल और नीचे हो जाता है नॉर्थ पोल। यहाँ पर नीचे की तरफ हो जाएगा साउथ पोल, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ पोल। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर ये पोल कहाँ से आया, तो देखो आप लोगों ने ना 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज हमेशा याद रखना, चार्ज और मैग्नेटिज्म, चार्ज और मैग्नेटिज्म जो होते हैं वो एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं, चार्ज और मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अगर चार्ज मूविंग है, चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो मूव कर रहा है, मूव मतलब स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मूविंग है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अगर अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ, ठीक है, उसको भी थोड़ा मैनेज कर लो आप, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में मैं नहीं जाना चाहता। तो चार्ज अगर मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करता है तो वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। आपने इसके बहुत सारे इफेक्ट देखे होंगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा आपने वहाँ पे देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी तो वहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिज्म आता था हमारे पास, है ना। हम लोगों ने बहुत सारी मोटर का रोटेशन करना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हमने 11th 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं किसी ने सुना ही नहीं होगा इन सब के बारे में। तो सिमिलरली नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो वह अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चीज दिमाग में बैठा लेना। तो सिमिलरली हम जब इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं किसी एटम के अंदर, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से स्पिन कर रहा होगा क्लॉकवाइज, तो हम उसको एक सिंगल एरो बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो भैया क्लॉकवाइज है, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज, upper arrow represent clockwise rotation and this arrow represents the anti clockwise rotation। तो क्लासिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से न्यूक्लियस को इमेजिन करते हैं, और हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और अगर वो एक शेल में है तो वो इस तरीके से स्पिन कर रहा होगा, और अगर उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरीके से अगल बगल में। अब मुझे एक बात बताओ, नेचर में जोड़ियां पसंद है ना, नेचर को जोड़ियां पसंद है, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, लेफ्ट राइट। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया हुआ है तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इसका साउथ पोल है, अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, और अगर ये इस तरीके से इसका साउथ पोल है, और अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेचर में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं और अपोजिट स्पिन में रहने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक इस तरीके से अगर है तो दूसरा इस तरीके से रहने की कोशिश करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है, मान लीजिए अकेला खड़ा है ना, तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो अच्छे से आप समझ पाओगे, वो क्या करेगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं दे आर पेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इट्स एन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसके ऊपर साउथ है, इसके ऊपर नॉर्थ है, नीचे नॉर्थ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन मैं ऐसे बता देता हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमेशा कोशिश करेगा किसी के साथ तो मैं कंबाइन कर लूं, क्यों, क्योंकि मेरा नॉर्थ और मेरा साउथ जो अभी भी अकेला पड़ा हुआ उसको कंबाइन, और यहीं से शुरू होती है पूरी केमिस्ट्री की कहानी, कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से मुझे पैर कर दिया जाए। अब मैं पैर करूं, पैर कैसे करूं, कि कोई तो मेरे सामने आ जाए और मैं किसी तरीके से उसके स्पिन अपोजिट करके उसके साथ पैर कर दूं, और यहीं से आपका वीबीटी, यहीं से आपका आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जितने भी आप डिफरेंट डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, सारी बॉन्डिंग की कहानी यहीं से शुरू होती है। एंड नॉट ओनली दिस, आपका जो न्यूक्लियस होता है,
आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे स्पिन करता है। अगर आपने मेरे यूट्यूब पे कभी विजिट किया हो, अगर जानते हो, तो मैंने एक बहुत फेमस मेरी सीरीज चली थी एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि किस तरीके से न्यूक्लियस स्पिन करता है, तो क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो ये तो कहानी होगी हमारी क्लासिकल अप्रोच की, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह इमेजिन करते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं देखो वो स्पिन कर रहा है, ऐसा है वैसा है। एक और हमारे पास अप्रोच होता है जिसको कहा जाता है क्वांटम अप्रोच। क्या कहा जाता है? क्वांटम अप्रोच। मैं क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्वांटम अप्रोच। अब बेसिकली क्वांटम अप्रोच क्या होता है? सी क्वांटम अप्रोच में आप जो इलेक्ट्रॉन है, आप उसको यूं समझ सकते हो स्प्रेडेड वेव फॉर्म में इमेजिन करते हो। हम उसको कहते हैं कि उसका जो चार्ज है, चार्ज इज स्प्रेडेड, या आप उसको कह सकते हैं, हम उसको वेव फॉर्म में हम उसको इमेजिन करते हैं। वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए मेरा ये प्लेन है, इस तरीके से प्लेन है, और यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये डायरेक्शन में इतने इतने रीजन के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, और ये रीजन, जैसे एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, इस तरीके से ये शेल है हमारा, मान लेते हैं ये एक शेल है, इस तरीके से। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आप इस एंगल से यहाँ आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, यानी अगर मैं यहाँ पे एक्सेस भी ड्रॉ कर दूं कुछ एंगल से, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एक्सेस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मान लीजिए मैंने ये एक एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इस तरीके से लाइन, तो 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, है ना, 4 हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भैया, बात ऐसी है कि इस डायरेक्शन से अगर आप आके देखते हो, इस डायरेक्शन से आपको बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और अगर आप इस एंगल से आके देखोगे तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा। और अगर आप इस एंगल से आके देखोगे तो मोर नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ मैं, मोर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मोर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेस। मैं नो नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेस नेगेटिव चार्ज, लेस नेगेटिव चार्ज। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात होगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपने मिट्टी का ढेर देखा है? कभी मिट्टी का ढेर देखा? मान लीजिए आपके पास एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है इस तरीके से, आप एक काम करो, उसके ऊपर हाथ रखो और उसको स्प्रेड कर दो, वाइप कर दो, जैसे गांव में गोबर लेपते हैं, आपने अगर देखा हो, तो मिट्टी के ढेर को ऐसे स्प्रेड कर दो। तो क्या कभी इवनली स्प्रेड होता है क्या? कहीं पे मिट्टी ज्यादा हो जाएगी, कहीं मिट्टी कम हो जाती है। जैसे अब आप समझो, जैसे मैं रोटी बनाते हैं पहली बार, तो जब हम रोटी को बेलना स्टार्ट करते हैं तो क्या एकदम प्रॉपर रोटी आती है क्या? कहीं मोटी रोटी हो जाती है, कहीं पतली हो जाती है, कहीं एकदम ही चिपक जाती है। तो नेचर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अगर क्वांटम अप्रोच की मैं बात करूं, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो इक्वल अमाउंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेगेटिव चार्ज का। अब सी फर्क समझना, क्लासिकल अप्रोच में क्लासिकल अप्रोच में हमने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह इमेजिन किया था। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो सारी पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी, स्पिन प्रॉपर्टी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मास वगैरह सब हम बता सकते हैं। लेकिन जब तुम यहाँ आते हो इलेक्ट्रॉन को अब तुम बोलोगे सर ये दो अप्रोच क्यों? चीज तो एक ही है भाई। यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप थोड़ा बहुत क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये नौसिखिया है। ये नौसिखिया मतलब ऐसे समझ लो बहरूपिया है ये। आप जैसे उसको देखना चाहते हो, ये एक्चुअली में यही भगवान है। जैसे आप उसको देखना चाहोगे वो वैसा दिखेगा। अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा करोगे तो कभी कभी वो पार्टिकल की तरह आपको वो दिखेगा, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट उसको ऐसे दिखाएगा जैसे वो पार्टिकल है, ऐसे बिहेव करेगा। और कभी कभी जब आप उसको एक्सपेरिमेंट बदल दोगे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो वेव है ना। तो ये बड़ा ड्यूअल नेचर है, इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ ड्यूअल नेचर। उसके ऊपर पार्टिकल और वेव दोनों नेचर वो रखता है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। यही तो पूरी केमिस्ट्री की या पूरी फिजिक्स की सबसे बड़ी खूबी है, ड्यूअल नेचर। तो वो क्या रखता है? वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर सजेस्ट करते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो वेव नेचर भी दिखाता है। तो पार्टिकल नेचर मानने वाले साइंटिस्ट जो होते हैं, जिन एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर दिखता है डोमिनेंट, हम उनको कहते हैं वो क्लासिकल है। और जहां वेव नेचर दिखता है हम उसे कहते हैं कि वो क्वांटम अप्रोच है। तो क्वांटम में व्हाट इज बेसिकली क्वांटम? हम क्वांटम में इलेक्ट्रॉन को स्प्रेडेड वेव की तरह इमेजिन करते हैं, और क्लासिकल में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह अप्रोच करते हैं, और सारे रूल्स वहीं पे लगाते हैं। अब आते हैं इस कहानी पे दोबारा। सी देखिए, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मान लीजिए इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फैल गया है मिट्टी की तरह, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है।
नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है। तो इस चीज को हम क्वांटम केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देयर आर मैथमेटिकल फंक्शन, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लोब बनाते हैं। वी मेक यूज ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन। एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको मैं भी नहीं समझाऊंगा, बट आप उसको कैसे, उसका मतलब समझ लो बस। हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो हम वहां पे इस तरीके से एक लोब बना देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि देखो भैया, इस डायरेक्शन में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन बलून की तरह प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज उस सर्कल पे नेगेटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है इस एंगल पे। आप जैसे जैसे एंगल बदलते जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एंगल बदलते जाओ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो गोली घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का सर्कल आप चेंज नहीं कर सकते, बस अलग अलग सर्कल पे आप जाके चेक करोगे इलेक्ट्रॉन वहां फैल गया है, किस तरीके से फैला है, तो आपको पता चलेगा इस एंगल पे बहुत ज्यादा फैल गया है, वहां पे है ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि इस चीज से आप वाकिफ होगे, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ये जो आपने ड्रॉ किया ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। और जो आपने ये रेड कलर में यहाँ पे ड्रॉ करा है ना, रेड कलर में, ये इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है? ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन क्लासिकली घूमना चाहिए। और ऑर्बिटल क्या है? उसी रास्ते पे जब क्वांटम केमिस्ट्री वाले लोग जाके ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितना स्प्रेड हुआ है, किस रीजन पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, हम उसको ऑर्बिटल कह देते हैं। तो ऑर्बिटल हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल हमें बताता है प्रोबेबिलिटी। क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। तो जो जो आपने लोब बनाया है ना, ये लोब, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए ये लोब आपने इस तरीके से बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। अब यानी वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यानी वहां मिट्टी ज्यादा जमा हो गई है, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि अगर मान लीजिए यहाँ एक सर्कल बना दिया जाए, इस तरीके से एक सर्कल बना दिया जाए ऐसा, और आप अगर उस सर्कल के ऊपर चलना स्टार्ट करो, उस सर्कल के ऊपर चलना स्टार्ट करो, तो इस पर्टिकुलर एंगल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, इस पर्टिकुलर एंगल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, और इस पर्टिकुलर एंगल में और इस डायरेक्शन में, इन एंगल्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या बता रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को तो कहते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब समझ में आया। और वो जो येलो येलो डॉट मैंने बनाई हुई है, जो रास्ता है जहां हम चल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कोई खास फर्क नहीं है, बट यस डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट उस रास्ते का नाम होता है जहां हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाले हैं, और ऑर्बिटल बताएगा वहां कितनी प्रोबेबिलिटी है उस एंगल पे। तो ये क्वांटम अप्रोच है। ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं, क्योंकि हमने देखा ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। जितने भी एस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबकी प्रोबेबिलिटी, इन सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। जितने पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है। अब फर्क समझने की कोशिश करना, हमारे एस में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन, नेचर ने क्या कहा, दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहने की कोशिश करेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक साथ ऐसे रहने की कोशिश करते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर नेचर के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ सकते हैं। हमने हमने क्वांटम क्लासिकल अप्रोच देखा। देखो भाई, अप्रोच बदल लेने से चीज नहीं बदल जाती, नजरिया बदला है, चीज तो वही रहेगी। एम आई राइट? तो अगर मैं इसको देखूं 6 इलेक्ट्रॉन्स को, तो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ। सिमिलरली जब मैं डी को देखूंगा, तो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे 5 ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे। कितने ग्रुप? 5 ग्रुप। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या पांचों के पांचों ग्रुप हैं, 5 ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या सब एक ही डायरेक्शन में खड़े रहेंगे? क्योंकि एटम तो 3 डायमेंशनल होता है। देखो एस में तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या दो दो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में खड़े रहेंगे? नहीं। यही आता है नेचर का रूल, सिमेट्री। नेचर अपने आप को सिमेट्री में पसंद करता है। नेचर कभी भी अपने आप को सिमेट्री लेना पसंद करता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करना पसंद करता है। तो आप अगर हम इनको देखने की, समझने की कोशिश करें, मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, एस के इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल की बात करते हैं, एस सबशेल। अब देखिए एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एस सबशेल में कोई भी ले लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, सब में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब में दो। तो एस को जब अगर आप देखना स्टार्ट करो, मान लीजिए अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, तो एस की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर आप चाहो तो इसको 3 डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। अब ये जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या। मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सेस है,
मान लीजिए ये हमारे पास दूसरी एक्सेस है और मान लीजिए ये हमारे पास तीसरी एक्सेस है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी भी एंगल पे चले जाओ थ्री डायमेंशन में, जैसे मान लीजिए इस एक्सेस पे आप यहाँ से घूमना स्टार्ट करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको सब जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये एस के इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको आप इवनली आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है, इवनली कहीं से भी आप जाके अगर देखोगे आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए दूसरी एक्सेस से देखना स्टार्ट करते हो यहाँ से, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे ये इस तरीके से ऐसे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उनका एकदम। आप यहाँ पे चले जाओ, आपको यहाँ पर भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। मतलब अगर मैं एस ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल है, एस सबशेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑर्बिटल का मतलब मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर, रास्ता वही होगा, ऑर्बिट वही रहेगी। अब मैं उस पर जाके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ ज्यादा बिखरा है कहाँ कम बिखरा है। तो हम एस सबशेल ऑर्बिटल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द डायरेक्शन। कौन सा शेप निकल के आया, इसीलिए इसको कहा जाता है स्फेरिकल। कहा क्या कहा जाता है, स्फेरिकल। तो इसका नाम हमने दे दिया एस ऑर्बिटल। तो एस सबशेल कहो या एस ऑर्बिटल कहो, एस नाम क्यों आया, नाम एस इसलिए आया बिकॉज वो स्फेरिकल था। तो जो इलेक्ट्रॉन को जब हमने क्वांटम केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करने की कोशिश करी तो हमको वो हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी उसकी दिखाई दी। किसी भी रास्ते पे चले जाओ आपको इक्वल, डिस्टेंस वही रहेगा 1s 2s 3s 4s, ठीक है, पर जब भी किसी भी एंगल पे जाओगे आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी। दूसरी अगर मैं बात करूं सेकेंड वन की, जिसको हम कहते हैं पी सबशेल। पी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपना ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपना ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपना ग्रुप। यहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, अगर मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर में, ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर में और ये पहली एक्सेस है, मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट एक्सेस, दिस वन इज द सेकेंड एक्सेस, दिस वन इज द थर्ड एक्सेस, इस तरीके से। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इस एक्सेस पे यहाँ और यहाँ ज्यादा मिलेंगे, तो मैं ऑर्बिटल उनकी ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी इस एंगल पे और इस एंगल पे ज्यादा मिलेगी, है ना। मान लेते हैं इसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सेस, तो वो वाई एक्सेस पर ज्यादा मिलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ और यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ यहाँ ज्यादा होगी, तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से। देखो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दो दो का ग्रुप है ना, दो दो का ग्रुप है। तो ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, इसके अलावा बाकी के बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मान लेते हैं वो इस एंगल के ऊपर और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको हमें इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से। कैन यू सी दैम, परफेक्ट। मतलब हमारे पास कितने आए, हमारे पास 3 आए। मान लेते हैं अगर हम इसको जेड एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं, ये जेड एक्सेस, तो हमारे पास 3 अलग अलग डायरेक्शन में, 3 अलग अलग डायरेक्शन में 3 अलग अलग जगहों पे प्रोबेबिलिटी मिलती है। एस में नहीं था, एस में आप कहीं पर भी किसी भी एंगल पे चले जाओ आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग डायरेक्ट, और वो भी कौन से हैं, एक्सेस पे। इनको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहते हैं इनको, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो पी सबशेल में नाम पी क्यों आया, क्योंकि वहां जो ऑर्बिटल होगी, वहां जो ऑर्बिटल यानी प्रोबेबिलिटी, डिस्टेंस वही होगा, देखो समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस उतना ही होगा, ऑर्बिट वही होगी, उसी रास्ते पे आप जाओगे, डिस्टेंस उतना ही होगा स्पेयर का, बट उस रास्ते पे आप जाके खोज रहे हो कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना है वहां पे, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है कि कम नेगेटिव चार्ज। तो आप अगर इस सर्कल पे जाके, जैसे ये रेड वाला सर्कल मैं बनाता हूँ, मान लीजिए ये रेड सर्कल मैं बनाता हूँ इस तरीके से, तो मुझे पता चलता है कि इस रेड सर्कल पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर और नीचे ज्यादा, तो डिस्टेंस उतना ही होगा, रेडियस ऑफ अ शेल विल नॉट चेंज, द प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस विल चेंज। समझ में आया। तो हमने इसलिए नाम दे दिया पी एक्स, नाम दे दिया पी वाई, नाम दे दिया पी जेड, यानी 3 डिफरेंट पी सबशेल है, जिसमें 3 ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रेजेंट है। हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। सिंस तीनों की एनर्जी सेम होगी तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाएंगे जिनके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रखेंगे, 3 इक्वल बॉक्स। और यहाँ पर सिंस 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो हम यहाँ बनाएंगे सिर्फ 1 बॉक्स। अब मुझे बताओ 2-2 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देंगे।
ये हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिराइव। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर उनको अगर ये सब चीजें, सी व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली कार्बन कंपाउंड का, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन में sp3 sp2 sp, है ना, dsp2, पर ये सब कहाँ सीखते हो आप कुछ बोलेंगे नहीं केमिकल बॉन्डिंग में, अरे पर केमिकल बॉन्डिंग में आप sp कहाँ से आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लिंक है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगी, और अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक पढ़ना बहुत आसान है, ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, रटना ही तो है बैठ के। ऑर्गेनिक में अगर आप रिएक्शंस को देखो, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको समझे ना समझे पर रटा हुआ बहुत याद रहता है। पर ऑर्गेनिक का असली मजा तब आएगा अगर आप रियल टेस्ट चाहते हैं ऑर्गेनिक का, जब आप ये सब चीजों के साथ, जब आप कंपाउंड्स को पढ़ोगे, जब आप एल्डिहाइड पढ़ोगे, जब उसमें देखोगे कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अच्छा तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तब वो ऑर्गेनिक को फील करना। जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात, अब मुझे एक बात बताओ, किसी एटम पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके, कोई एक ऐसा आदमी आके अटैक करे जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर वो एक्स एक्सेस पे आए, एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, जेड एक्सेस पे, तो उसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो होती हैं वो उस डायरेक्शन। अगर कोई एक्सेस के बीच में से आए, मान लीजिए अगर कोई आदमी है जो इलेक्ट्रॉन का भीख मांगने आया, और वो अगर इस डायरेक्शन से आ रहा हो, क्या उसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ एक्सेस पे प्रेजेंट है, मतलब उस ऊपर और नीचे, इधर और इधर, आगे और पीछे ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा, बीच में आपको पी वाला नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। तो इससे कहाँ हेल्प होगी हमें? इससे हमें हेल्प होगी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक समझने में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक समझने में, जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, रेजोनेंस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें वहां काम आएंगी। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए भी रोते हैं, अरे सर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुमने बेसिक्स नहीं पढ़ा इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा। आई होप एस ऑर्बिटल और एस और पी सबशेल के बारे में समझ। अब तुम बोलोगे सर डी, तीसरा जो है, तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं डी सबशेल भी समझा दीजिए। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी सबशेल की सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात किसकी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली बात करने वाले कार्बन की। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका वजन कितना होता है? उसका वजन 12 AMU होता है, 12 AMU होता है। अगर कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अगर ये पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे शेल में स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद जो सेकंड शेल होता है उसमें 2 ही जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, पर जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में तो डी होता भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में डी सब शेल के बारे में पढ़ना मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। तो डी सब शेल के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? सर डी सब शेल के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां पर हमें बात करनी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, तब डी सब शेल कैसा दिखते हैं। डी सब शेल में मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यानी 5 ग्रुप होंगे। अब वो 5 ग्रुप कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, कहाँ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो हम वहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कार्बन के इस वीडियो में कार्बन से रिलेटेड इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो एक बात स्टार्ट करते हैं। कार्बन में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखनी स्टार्ट करूँ, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं शेल बना दूं इनका ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैं जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाऊंगा, कभी कभी मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे 2, और यहाँ है तो वैसे 3, है तो वैसे 3, पर प्रेजेंट, अब तुम बोलोगे सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ तो ये रूल याद रखना, पहले हम कभी भी सिंगल भरते हैं। भाई देखो नेचर में कोई भी कपल पैदा तो नहीं होता, पहले तो सिंगल ही आता है, फिर वो ढूंढता है, और जब वो ढूंढेगा, जब उसे मिलेगा, तभी तो वो डबल होगा। इसी को हम कहते हैं रूल। अगर आपने कुछ रूल्स पढ़े, ऑब्बा प्रिंसिपल, आपने हम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और एक और हम पढ़ते थे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? हंस रूल हमसे कहता है कि भैया देखो, जब आपके पास शेल पड़े होंगे, जब आपके पास शेल पड़े होंगे और मान लीजिए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उन 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे? तो सर जोड़ी बना दें हम 4 इलेक्ट्रॉन्स की? नहीं, इट्स अ रॉन्ग वे। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले उनको सिंगल भरिए, 1 2 3, और अब जोड़ी बनाना स्टार्ट करिए 4। दिस इज द राइट वे। तो कार्बन के लास्ट वाले देखो ये शेल है, जैसे देखो इन दोनों को मिला दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसको मिला दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखते थे ना 2,4, तो 2,4 एक जनरल तरीका था लिखने का, 2,4 एक जनरल तरीका था लिखने का। अब अगर उसमें जो 4 है उसको भी स्प्लिट करो तो समझ में आता है 1s2, इसको हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1s2, और इस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से 2s2,
और 2p2। अब ये कार्बन की हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कार्बन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या होता है, केकुले स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, कार्बन की इतने सारे अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड क्यों है, कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है। और उसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा स्ट्रक्चर्स की तरफ पढ़ेंगे, मीथेन के बारे में, अल्कीन अल्कीन अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होती हैं, इनको हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।